हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एसी जनरेटर पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस टू में इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आपको कहा जाता है डिराइव करो। तो हम लोग काफी डिटेल डेरिवेशन करने वाले हैं। आपको एक एक पॉइंट को गौर से समझना है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसी जनरेटर काम कैसे करता है। तो अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी लूप को या किसी कंडक्टर को आप मूव कराते हो तो उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। और अगर उसको लूप बना दो, साइक्लिक प्रोसेस में ले आओ, तो उसमें करंट वो बहना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम लोग उसको उस करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो आप देख रहे हो यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये गैल्वेनोमीटर का देख रहे हो ये इंडिकेट भी कर रहा है। तो आगे पीछे पॉजिटिव निगेटिव ये इस चीज को बता रहा है। क्या चीज ये बताता है? ये साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट को बता रहा है। यानी कि ये हर साइकिल के बाद ये चेंज हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कि कुछ इस तरह से। और करंट और वोल्टेज दोनों, यहाँ करंट और वोल्टेज दोनों दिखाया जा रहा है। तो कैसे ये सब हो रहा है, कैसे साइनोसॉइडल बनता है, कैसे ये अल्टरनेटिंग करंट बन जाता है, इन सारी चीजों को हम लोग प्रूव करने वाले हैं और काफी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जनरेटर होता कैसे, ये दिखता कैसे है। तो आपने इस डब्बे को देख रखा होगा, ठीक ना। और ये डब्बा नहीं है, ये क्या है? एसी जनरेटर है। इसके अंदर में क्या होता है? दरअसल दो पार्ट होता है इंजन का। एक हमारा इंजन होता है जो मैकेनिकल वर्क करता है, और वो फिर मूव कराता है किसको? एंटीलीटर को, जिसमें हमारा आर्मेचर वगैरह होता है। और ये यहां से फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देती है। तो एक पार्ट हो गया इंजन और दूसरा पार्ट हो गया एंटीलीटर, जो कि हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी देती है। यानी कि आप कह सकते हो कि एसी जनरेटर इज अ मशीन यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आए बात? तो ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इन बातों को आपको लिखना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए, ये जो एंटीलीटर है, इसके अंदर में क्या क्या चीज होता है? तो इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके बाद इसमें एक आर्मेचर होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ इंजन। यहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है, और जैसे आप इसको इंजन चलाते हो तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है। इसके रोटेशन के वजह से अंदर में क्या होता है? फ्लक्स वगैरह चेंज होता है, और जिसकी वजह से आपको यहाँ से फाइनली करंट इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, ठीक ना। तो अब इन सारे चीजों पर हम लोग काफी डिटेल चर्चा करने वाले हैं, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, एक एक चीजों को प्रूव करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें तीन चार मेन चीजें होती है। तो मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर की बात करें तो सबसे पहले हम मैग्नेट की बात करेंगे। इसमें एक हैवी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया जाता है। एक तरफ नॉर्थ पोल दिखलाया जा रहा है और एक तरफ साउथ पोल दिखलाया जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड रेडियली इनवर्ड फ्रॉम द साउथ पोल। तो एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है। नॉर्थ से निकल करके साउथ में आ रहे होंगे, और इस बीच में हम किसी लूप को रखते हैं और उसको मूव करा देते हैं। अब इसके मूवमेंट के वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, और उसको फिर हम लोग स्लिप रिंग के मदद से उसको बाहर कर लेते हैं, ठीक ना। और वो हमारा आउटपुट आ जाता है। तो पहले इन सब चीजों को आप लिख लो। मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर, क्या चीज? मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर। और इसमें सबसे पहला चीज आप लिखोगे अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक ना। दूसरा एन आर्मेचर, दूसरा क्या चीज? आर्मेचर। और तीसरा स्लिप रिंग्स। और चौथे नंबर में कार्बन ब्रशेस। ये चार मेन पार्ट होता है, ठीक ना। यहां पर आप देख रहे हो ये स्लिप रिंग्स है, और इन स्लिप रिंग्स पर कुछ कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं। कैसे? मैं इन चीजों को भी और डिटेल दिखलाता हूं, ठीक ना। आप यहां पर देख सकते हो, ये हमारा आर्मेचर है जो हैवी क्वाइल होता है, और वो उसके बीच में रोटेट कर रहा होता है। इसमें लगा हुआ होता है स्लिप रिंग्स, ठीक ना। और इसके ऊपर लगा हुआ था कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस को आप यहां से देख सकते हो, ये हमारे कार्बन ब्रशेस है। और ये उस पर ऐसे चिपका हुआ रहता है, मतलब उस पर फिक्स रहता है, ठीक ना। और वो उसके बीच में मूव कर रहा होता है, यहां से आप देख सकते हो, ठीक ना। और ये पूरा सेटअप ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज अंदर में हो रहा होता है, किसके? एंटीलीटर के अंदर में। और इसको हम लोग मूव कराते हैं किसके मदद से? इंजन के मदद से। अब देखते हैं कि अंदर में अब क्या हो रहा होगा। तो अंदर में हमारा ये लूप है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये रोटेट कर रहा है। इसके रोटेशन की वजह से इसमें कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी बहनी शुरू होती है, और जो कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करके हमें बता भी रहा है कि इसमें करंट बह रही है। और पॉजिटिव नेगेटिव ये साइनोसॉइडल चीज को भी बता रहा है। तो हम लोग इसके प्रिंसिपल वगैरह पर बात करेंगे। लेकिन अगर बाय द वे आप कंस्ट्रक्शन इसको करोगे तो कैसे? तो मैं उसके लिए एक छोटा सा फिगर बना दे रहा हूं, और उसके बाद फिर बाकी बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप एक मैग्नेटिक फील्ड बना दो। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना। ये आपका सपोज दैट ये नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल है। और इस बीच में हम लोग एक लूप ले लेते हैं। थोड़ा साफ साफ अच्छे से बनाना है, ठीक है। ये ऐसा कुछ है, ठीक ना। ये हमारा लूप है।
और इस लूप में हम मान लेते हैं कि कुछ करंट ऐसे बह रही है, कैसे, इस डायरेक्शन में कुछ करंट बह रही है, ठीक ना। और इस लूप को हमने कुछ एंगुलर वेलोसिटी से मूव भी करा दिया हुआ है, ऐसे कुछ ओमेगा से मूव करा दिया हुआ है। अब देखो तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुए होंगे, किधर से किधर, नॉर्थ पोल से किधर, साउथ के तरफ, ठीक ना। और ये इसके बीच में रोटेट कर रहा होगा, इसके रोटेशन के वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होगा। कैसे कैसे, उन सब चीजों पर भी अभी बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, स्लिप रिंग्स लगे हुए होते हैं, आपको एग्जाम में कुछ ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा स्लिप रिंग्स लगा हुआ होता है, एक और यहाँ भी लगा दो, ये इस तरह से कुछ, ठीक है। और इससे ना कुछ वायर बाहर निकले हुए होते हैं, कार्बन ब्रशेस लगे हुए होते हैं, ठीक है। और यही हमारा लोड होता है, रेजिस्टेंस, ये आउटपुट होता है, यहाँ से हमारा आउटपुट करंट निकल जाता है। तो आपको यहाँ पर नॉर्थ पोल दिखला देना, यहाँ साउथ पोल, बीच में लूप को मूव करा देना, रोटेट करा देना, ये ओमेगा से रोटेट करना शुरू करेगा और बाकी स्लिप रिंग वगैरह से आप करंट को बाहर निकाल लो। यही कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब सवाल उठता है कि सर ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप कहोगे सर कैसे, देखो होता क्या है ना कि दरअसल ईएमआई में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि अगर आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी या ईएमएफ प्रोड्यूस कर सको, जनरेट कर सको विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक ना। तो यहां भी कुछ वही चीज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्वाइल को मूव कराया और क्वाइल के मूवमेंट के वजह से उसमें क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। अब फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस होगा और जैसे मैंने उसको लूप बनाया तो वो करंट में तब्दील हो गया नहीं। तो अब आप कहोगे सर ये हुआ कैसे, कैसे पता चला। तो याद करो फराडे साहब ने कुछ कहा था। तो अकॉर्डिंग टू पहले आप इसके बारे में प्रिंसिपल लिख लो, क्या लिखोगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या, एसी जनरेटर। अब हम लोग आ जाते हैं फ्राडेज लॉ पर। तो अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ ऑफ ईएमआई, तो फ्राडे साहब का क्या कहना था, इनका कहना था कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो होता है निगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक ना। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन द लूप, है ना। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक ना। तो सवाल उठता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है। तो उससे भी पहले एक सवाल उठता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। तो आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ते थे कहाँ, इलेक्ट्रोस्टेट में, और मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं कहाँ पर, मैग्नेट में। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, बी डॉट ए से, ठीक ना। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया वेक्टर। तो आप इसको क्या कहोगे, बी ए आपका कितना, कॉस थीटा। तो अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स तीन वजह से आता है, एक फील्ड के चेंज होने की वजह से, दूसरा एरिया के चेंज होने की वजह से, और तीसरा एंगल के चेंज होने की वजह से, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लूप है, ठीक ना, और यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, ये बी है। तो इसका अपना कुछ एरिया वेक्टर होगा ना, इस लूप का भी अपना कुछ एरिया वेक्टर होगा। तो अगर बाय द वे यहां से आप ऐसे देखो, ये हमारा बी है और ये कुछ मैंने फील्ड ऐसे रख दिया, तो यहां पर हमें थीटा दिख रहा है, यहां तो जीरो ऑलमोस्ट हो गया। लेकिन अगर बाय द वे हम कुछ ऐसे देखें, तो ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ये थीटा पर डिपेंड करेगा, यानी कि बी कॉस थीटा। अब आप अपने लूप में देखो तो यहां ना तो एरिया बदल रहा है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ये दोनों तो फिक्स है। तो बदल क्या रहा है, एंगल, एंगल हमेशा वो रोटेट कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर एंगल बदल रहा है, एंगल के बदलने के वजह से हमारा फ्लक्स चेंज होगा, राइट। तो इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, दरअसल थीटा है, थीटा को हम क्या कहते हैं, एंगुलर पोजीशन, और ये बदल रहा है तो पोजीशन को कैसे निकालता है, एस इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर एंगुलर पोजीशन है तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी आप क्या कहोगे, ओमेगा टी, राइट। यानी हमारा जो फाई मिला वो कितना मिला, बी ए कॉस आपका ओमेगा टी, इतना फ्लक्स आ गया। अच्छा ये फ्लक्स जो आया किसके लिए आया, वन टर्न के लिए, मतलब एक सिंगल वायर की वजह से आया। तो वहां तो क्वाइल है और ढेर सारे उसमें वायर्स लगे हुए हैं, तो हम फाई नेट निकालेंगे। तो अब क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ टर्न्स ले लो सर, एंड 5 4 1 टर्न, राइट। तो अब क्या कहोगे, एन अब बी ए आपका कॉस ओमेगा टी। समझ में आई बात।
एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारा वन टर्न की वजह से आया था, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा फाइनाइट आ गया। नाउ कुछ नाम दे देते हैं इसका, एक नंबर इसका नाम रख देते हैं, ठीक ना, और इसका नाम 2 नंबर रख देते हैं, इसका नाम 3 नंबर रख देते हैं। तो नाउ फ्रॉम 1 से आ जाते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, फ्राइडे साहब का क्या कहना था, माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव की वैल्यू कितनी आई, इतनी, तो क्या लिखोगे आप, एन बी ए आपका कितना, कॉस ओमेगा टी। तो डिफ्रेंशिएशन का रूल कहता है जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, तो माइनस एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, एंड डी बाय डी टी ऑफ क्या, कॉस ओमेगा टी। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आप लिख सकते हो कि सर जो हमारा ई इंड्यूस्ड आएगा वो आएगा कितना, माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कितना, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा टी फंक्शन ऑफ फंक्शन, ओमेगा टी का टी, ओमेगा टी का टी के एस्पेक्ट में ओमेगा, तो यहां से आप लिख सकते हो क्या, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड एन बी ए ओमेगा आपका कितना, साइन ओमेगा टी। ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, ठीक ना। अब यहां पर जो आपको, वन सेकेंड, अब यहां पर जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला टर्म एन बी ए ओमेगा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं और इसको बोलते हैं हम ई नॉट। तो यहां से हम फाइनली लिख सकते हैं कि सर ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू आपका ई नॉट कितना, साइन ओमेगा टी। और ये ई नॉट क्या है, तो इस ई नॉट को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू या पीक वोल्टेज ईएमएफ जो भी बोलो, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, या ईएमएफ, ये मैक्सिमम वोल्टेज या ईएमएफ हो गया। और एक दो बार ऐसा कुछ पूछ दिया है सवाल कि ई नॉट इज इक्वल टू या ई मैक्स जो हमारा होता है वो कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से याद रखना है एन बी ए ओमेगा, ठीक ना। आपको एक दो बार ये मिल जाएगा, कंपटीशन वगैरह में पूछा है, एक बार ये जेई मेन में भी पूछा था, मतलब एयर ट्रिपल ई जो पहले था, और पीएमटी वगैरह में भी पूछा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, एरिया दे देगा और ओमेगा वगैरह दे देगा, तो आप एग्जैक्टली बता भी सकोगे कि हमारी पीक वैल्यू कितनी होगी। नाउ हम तो करंट की बात कर रहे थे, तो यू नो आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर, तो आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई इंड्यूस्ड अपॉन आर, तो ई इंड्यूस्ड कितना आया भाई, ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही ना, ई नॉट आपका हो गया सर साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। तो अब आप इसको लिख सकते हो क्या कि सर ई नॉट अपॉन आर इंटू क्या, साइन ओमेगा टी, और इस वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आई नॉट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आई नॉट, यानी आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स क्या, साइन ओमेगा टी, और यही हमारा इंड्यूस्ड करंट हो गया। और देखो तो ये साइनोसॉइडल है या नहीं है, ये भी साइनोसॉइडल था, साइनोसॉइडल को हम ये आपका जो ये आ रहा था ये साइनोसॉइडल है, ठीक ना, और ये भी कैसा है, साइनोसॉइडल है, तो मतलब मैं यहाँ एक साथ लिख देता हूँ, तो ई इंड्यूस्ड जो आ रहा था वो कितना था आपका, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई को कई बार हम वी से भी लिखते हैं, वोल्टेज मतलब कैपिटल वी, तो वी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, वी नॉट आपका साइन ओमेगा टी, ऐसा भी कुछ लिखते हैं, ठीक ना। अब इसको ग्राफिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये साइनोसॉइडल ग्राफ है, तो ये कुछ ऐसा जाना शुरू करेगा, ये एक साइकिल मैंने दिखलाया, इस तरह से ये चलता रहेगा कब तक, अनंत टाइम तक, ठीक ना। ये टाइम है और ये वाला एक्सिस जो होगा, मैं दोनों एक साथ ले लेता हूँ, तो ये करंट भी और वोल्टेज भी है जिसको ईएमएफ आप बोल रहे हो, तो ये वैल्यू हमारा कौन सा होगा, पीक वैल्यू होगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई नॉट से या वी नॉट से, और ये जीरो होगा। कैसे, तो देखो साइन पर ये डिपेंड कर रहा है ना, तो साइन मैक्सिमम कहाँ होता है 90 पर, और साइन जीरो कहाँ होता है 0 पर। तो अब देखो जब हम 0 रखेंगे और यहाँ टाइम का फंक्शन है, टाइम भी आप लगा सकते हो, तो देखो ये वाला जो टाइम है ये एक कंप्लीट साइकिल है, ये टी है नहीं, और ये यहाँ तक जो है ये कितना है, आधा टाइम है, यानी टी बाय टू, हाफ साइकिल है, और ये वाला कितना है, टी बाय 4 है, कितना है, टी बाय 4, ठीक ना, 1/4 है, ये हाफ है, और ये वाला पूरा कंप्लीट साइकिल है। अब यहाँ टी का वैल्यू पुट करो तो यू नो ओमेगा कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू आपका हो गया सर 2 पाई बाय टी, ठीक ना, तो 2 पाई बाय टी पहले से पता है, और टी यहाँ पर अब पुट करो, तो जैसे जैसे टी पुट करते चलेंगे तो सारा वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर टी बाय टी का वैल्यू टी बाय 4 पुट करेंगे तो ये 90 बन जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं, कैसे,
तो अब देखो तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना 2 पाई बाय टी, और टी ओमेगा टी ना, ये ओमेगा टी। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितना पुट कर रहा है t/4, ठीक है। तो टी से टी कटा, 2 से 4 कटा, यानी पाई/2 हुआ। तो पाई/2 क्या होता है 90 तो होता है। तो हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। तो जैसे हम 90 पर पहुंचेंगे तो हमारी करंट कितनी होगी मैक्सिमम होगी, वोल्टेज कितनी होगी मैक्सिमम होगी, ईएमएफ कितनी होगी मैक्सिमम होगी। फिर घटते 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 जीरो हो जाएगा। कहाँ पर, जब हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, यानी 180 पर जब पहुंचेंगे। अब फिर 180 से 270 में जाएंगे तो हमारा सारा वैल्यू किस में हो जाएगा, निगेटिव में। समझ में आई बात। और फिर घटते 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 जीरो, ठीक ना। तो मतलब क्या हो रहा है, 0 पर 0, 180 पर 0, 360 पर 0, क्योंकि यहां पर साइन 0, साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, एंड साइन 360 0 होता है। साइन 90 पर मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम, और साइन 270 आपका मिनिमम वैल्यू निगेटिव में आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से वैरी करते हुए आगे बढ़ जाएगा। और ये जो एक साइकिल बन रहा है ऊपर वाला, ये वाला, तो ये वाला हमारा पॉजिटिव होगा और ये वाला निगेटिव होगा। समझ में आ रही बात। तो कुछ इस तरह से होगा, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना, और इस तरह से ये और भी आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। कैसे क्या क्या होता है, इन सारी चीजों को प्रूव भी कर दिया गया। और थोड़ा सा आपको डेरिवेशन को ध्यान में रखना है। सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देता हूं। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन पर आना है। कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट्स को लिखना है। कंस्ट्रक्शन में आपको ये वाला फिगर बनाना है, ये वाला, ठीक ना, ऐसे एकदम फिगर बनाना है। उसके बाद मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर क्या क्या, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस। कैसे होता है, इन सारी चीजों को आप देख लियो, इसको आप बना भी सकते हो। उसके बाद ये काम किस पर करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ ऑफ ईएमआई। क्या कहना था उनका कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक ना। और उसको हम लोग इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। नाउ फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक ना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको निकालने का तरीका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कर दो किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। तो वो हम लोग निकाले तो वो कितना आता है, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर बी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो क्या है, थीटा वेरिएबल है। कैसे देखो, तो ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो हमारा थीटा क्या हो रहा है, हर पल बदल रहा है। तो दरअसल थीटा क्या होता है, वो एंगुलर पोजीशन है ना। तो उसको आप बदल दो, तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो। तो उसको मैंने यहां पर पुट कर दिया और हमारा इक्वेशन आ गया बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स था किसके लिए, 1 टर्न के लिए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना, कई हो सकते हैं, क्योंकि वो जो क्वाइल है उसमें तो बहुत सारे टर्न्स है। तो हमने मान लिया वो कितना है, एन है। अब कुछ भी हो सकता है, 1000 2000 5000 10000 जितना भी टर्न हो, हमने मान लिया एन टर्न, उससे एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। नाउ उसको फ्रॉम 1 में आकर के पुट कर दिया, मतलब फ्राडेज लॉ ऑफ ईएमआई में। और जैसे मैंने उसको पुट किया तो हमारा वैल्यू कुछ यहाँ पर आया। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ रहा है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन बी ओमेगा को हमने क्या किया, पिक वैल्यू, उसको कैसे लिखा, ई नॉट से, यानी मैक्सिमम ईएमएफ, है ना। और उस चीज को मैंने क्या कहा, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये सब किसका फंक्शन आ रहा है, साइनोसॉइडल फंक्शन आ रहा है। फिर हमने करंट निकाल लिया, आई इज इक्वल टू वी बाय आर से, है ना। और हमारा करंट कितना आया, आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये भी साइनोसॉइडल आया, और उसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, डेरिवेशन वगैरह पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।